नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और ये 6 दिन क्लास चलती है। तो आज क्लास होएगी और एक कल क्लास होएगी। इसके बाद में फिर मंडे से स्टार्ट होगी, क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, सब लोग सब्सक्राइब करते रहे, इसको शेयर और लाइक करते रहिए। जैसे ही क्लास चले तो आप लोग शेयर और लाइक करते दीजिए। भड़ा भड़ एकदम से ये टॉप पे रहे एकदम से। वीडियो बहुत थोड़ा ही बनाता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, जिससे क्या आपको लोगों को बहुत बोरिंग ना लगे। और फिर होता भी क्या है कि भाई, इतिहास है, थोड़ी थोड़ी चीज़ जानोगे तो फिर आगे मिलती जाएगी, बढ़िया चीज़ होती जाएगी। लेकिन अगर आपने कर दिया कि नहीं ठीक है, आज ही निपटा देते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो रेफरल कोड में याद रखेंगे। अगर सब्सक्राइब करना है आपको तो मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टीज, टॉप 100+ एजुकेटर्स, उनका बैचेस चल रहा है अभी 12 तारीख से, तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी कोड के साथ में, मेरे कोड के साथ में AMR10। और आपको 10% का तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए चलती हैं। तो आप लोग 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे, ठीक है, ये क्लासेस आप करें, अटेंड करें आके। बिल्कुल फ्री क्लासेस है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी हो जाएगी आपकी, यकीनन आप ये करिए कि लगेगा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्या खामियां हैं, सारी आप खामियां यहीं पे देख सकते हैं अपनी। ठीक है। और वो एग्जाम हॉल तक ले जाने की जरूरत नहीं है, जितनी खामियां हैं ये हमें टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ मैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। आप यहाँ पे आ सकते हैं, MCQs कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। चल, ये हो गई। ये लोक प्रशासन जिनका है, वो लोक प्रशासन 5:30 बजे करेंगे आके। मित्रों, मैं अभी इसमें डिले है एथिक्स और ज्योग्राफी में। जैसे हिस्ट्री खत्म होएगी हम ज्योग्राफी और एथिक्स कराएंगे। ठीक। तो टॉप मोस्ट फैकल्टीज, हाँ, अगर आपको देखनी है मेरी क्लासेस या सब्सक्राइब करना है तो मित्रों आपको गूगल प्ले स्टोर से ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यूपीएससी सीएससी गोल्ड सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर। जैसे ही नाम मेरा सर्च करेंगे, हाँ, मेरी सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, या अनअकैडमी का ये जो टेलीग्राम लिंक हमने एक दिया हुआ है, अनअकैडमी_अमित कपूर, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी क्लासेस का लिंक इसमें भी सेंड करता हूँ और PDF भी सेंड करता हूँ। ठीक है। तो आप लोग इधर कर सकते हैं। अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है, UPPCS मेंस, UPSC अपीयर हो चुका हूँ, लोक प्रशासन पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग 60 से 70% पोर्शन कवर करता हूँ। 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अभी 8-9 महीने से अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो कि 20-25 साल से, 8-10-12-15 साल से पढ़ाते हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं। इनका आप देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, 15,000 से अधिक कोर्सेस हैं। आप प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोड के साथ में, AMR10। या जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक भी यहाँ पे दिया गया है। आइकॉनिक और प्लस में अंतर क्या है? आइकॉनिक में आपको डेली लाइव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, और खास बात इसमें क्या है आइकॉनिक में, कि भाई आपको पर्सनल कोच दिया जाता है जो आपको बताएगा यूपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है। डेली आपको क्या करेगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएगा। वो मतलब एक तरह से मेंटरशिप मिल जाती है। आपको एक पर्सनल कोच जो कि 10-12 साल से पढ़ा रहा होगा, 12-15 साल से, वो पर्सनल कोच जो है आपके साथ में रहेगा। हाँ, आपको गाइड करेगा क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें का आइकॉनिक में आपको मिलेंगी। ठीक है। या कोई इंटरव्यू देके यूपीएससी का बैठा होगा कोई, आ, तो वो आपका पर्सनल गाइडेंस की तरह काम करेगा। स्टडी प्लानर आपको बना के दिया जाएगा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा कोड यूज करते हुए, AMR10, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आप लोग इसमें इनरोल होते रहिए। 14 तारीख को है, एक 28 तारीख को है। तो अगर अनलॉक कोड मेरा यूज करना है तो आप इसको यूज करते हैं, फ्री है ये। ठीक है। कैसा है ये? फ्री है। तो AMR10, ये इस कोड को आप लोग यूज कर सकते हैं 14 तारीख को। ठीक है। चलो, ये कॉम्बैट है और इसमें क्या क्या दिया जाएगा फिर देख लो। 1 से 3 रैंक वालों को आप देखिए क्या मिल रहा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। हाँ, मतलब जिसका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, टेन्योर योर चॉइस, जो भी आप चूज करें। ठीक है। तो इसमें है, अब इसमें 75% ऑफ मिल रहा है। ठीक है।
इसमें 75% ऑफ मिल रहा है 4 से 10 वालों को, और 11 से 50 वालों को 50% है, और 51 से लेके 50 मतलब 500 तक के लोग आप देख रहे हैं, तो इन लोगों को क्या मिलेगा, 25% ऑफ मिलेगा। तो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको ये सारी छूट मिल रही है। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। मित्रों ये बैच स्टार्ट हुए, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी करना चाह रहा है मेरा कोड यूज कर लेंगे। ये बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसमें आप ऐड हो सकते हैं। बाइलिंगुअल है और इंग्लिश है, 1 साल का बैच है, 2 साल का बैच है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है। इसमें ईएमआई का भी सुविधा है, तो आप उसको भी मेरे कोड के साथ में कर सकते हैं, इसमें भी आपको छूट मिलती रहेगी। एनसीईआरटी बैचेज भी स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से, तो इसको भी आप कर सकते हैं ईएमआई के साथ में, या आप पूरा पूरा करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, AMR10 कोड याद रखेंगे, इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए मित्रों, कॉम्बो भी आया। कॉम्बो में फीस आपकी बहुत कम हो जाएगी। कॉम्बो मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल मिला के कॉम्बो बनाया गया है, तो इसमें आइकॉनिक को एक साथ में रखा गया है, तो इसकी बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस करके ये बनाया गया है। इसमें कोड भी मेरा यूज कर लेंगे 10% और आपको छूट मिल जाएगी। देख रहे हैं, तो 10% और आपको छूट मिल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा आपको, और कई सारा पोर्शन मैं कराता हूँ वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें ऑप्शनल और जीएस प्लस का भी देखो यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें देखिए 1 साल 2 साल 3 साल का, तो इसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। 70,000 में है, अगर कोड यूज करेंगे तो और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इसमें, तो बहुत कम में मिल रहा है मित्रों। ये अपॉर्चुनिटी अभी है, तो आप लोग इसको लें। ये देखिए मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। मेरे अनअकैडमी कोर्स कौन मिल जाएंगे, देखिए कौन कौन मिल जाएंगे। एक तो लोक प्रशासन, दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पेपर फर्स्ट का, इसके बाद में सेकेंड पेपर पूरा मिल जाएगा। अब पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर, इसके बाद में एथिक्स और करंट अफेयर आपको वीकली मिल जाएगा, वीकली करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ जब भी सब्सक्राइब करना हो AMR10 का कोड यूज करें और 10% का छूट ले, और इतने सारे पोर्शन आपको मिल रहे हैं। और मैं यकीनन आप मेंस की आंसर राइटिंग के साथ में ये सब आपको मिल रहा है, और आप मेंस देने लायक हो जाएंगे। मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो हम इसको करा सकते हैं मेंस तक आपको क्वालिफाई। ठीक है, तो इसको करते रहिए आप। इधर हम लोग बात की हुई, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो राष्ट्रीय आंदोलन 1919 कुछ लास्ट फेज में है हम लोग, ये सारी बातें कर ली हुई है। इस पे बात की, यहाँ पे गांधी जी समझौता है, मूल्यांकन भी हमने कर लिया हुआ है। आज जो हम लोग बात करेंगे ये कराची अधिवेशन पे बात करेंगे, कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये। फिर इसके बाद में हम लोग गोलमेज सम्मेलन और सुकन्या ज्ञापन की द्वितीय चरण की बात कर लेंगे, पूना पैक्ट की बात कर लेंगे, हरजन और बहस इसके बाद भी इसका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम लोग क्या करने वाले हैं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये सब हमने बातें की हुई है, ये हमने डिस्कस कर लिया जो भी क्वेश्चन आए। आज बात करेंगे हम लोग कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कौन सी गतिविधियों में हुआ है, क्या चीजें हुई यहाँ पे, क्या खास बातें हैं, क्या सामान्य जानकारी है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ है, और उसमें आपने देखा होगा कि गांधी इरविन समझौता होने के बाद में इसको पारित करने के लिए या इसको स्वीकृति के लिए एक अधिवेशन की जरूरत होती है। तो ये कराची में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, सत्र एक आयोजित किया जाता है कांग्रेस का। इसकी डेट आप देखेंगे। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है यहाँ पे कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कहाँ पे होता है, ये कराची में होता है। इसकी खास बात मित्रों क्या है, इसकी खास बात यह है कि गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते, इसको एक खास बात ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन समझौते को ही क्या बोला जाता है, दिल्ली समझौता बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली समझौता बोला जाता है। तो इसकी सबसे खास बात क्या है कि गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आज कांग्रेस का कराची अधिवेशन
29 मार्च 1931 को आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या क्या बातें रहती हैं, कुछ हम लोग सामान्य जानकारी भी जुड़ाते हैं यहाँ पे। कराची में इसको आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे? कराची में आयोजित किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। पहले 6 दिन पहले आप देखेंगे, इससे जो आप कराची अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कराची अधिवेशन से 6 दिन पहले भगत सिंह, सदगुरु, सॉरी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। ठीक है, 23 मार्च को आप सब लोग जानते हैं, 23 मार्च 1931 को। और यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी जब कराची की यात्रा कर रहे होते, वैसे देखो हमने बात पहले ही की हुई है कि सामान्य जानकारी में ये है कि इसमें कराची में आयोजित किया गया है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं। और इसके 6 दिन पहले आप देखेंगे कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। और फिर इसके बाद में यद्यपि गांधी जी ने बहुत प्रयास किया हुआ था, प्रयत्न किया हुआ था कि इन तीनों को या भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, बचाव की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन बचा नहीं पाए थे। फिर जब ये यात्रा करते हैं जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में, तो जब कराची की यात्रा करते हैं गांधी जी, तो यात्रा के दौरान जनता में बहुत ज़्यादा रोष होता है। ठीक है, हमने कल भी बात की थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं, काले झंडे दिखाई दिए जाते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह की हालत है। अब ये काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए। इसको क्यों, यद्यपि हमने बात की हुई है कि ये जो काले झंडे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इनके, ये क्यों दिखाए जा रहे हैं? काले झंडे का विरोध क्यों किया जा रहा है? वजह जो इसकी है, हस्ताक्षर की वजह से। उन्होंने क्या किया हुआ है? गांधी इरविन समझौते पर क्या किए थे? गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरी एक और वजह है कि काले झंडे एवं विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बचा नहीं पाए थे किसको? भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन की एक रूपरेखा थी। खास बातें हमने देख ली हुई है। इसके बाद में सामान्य जानकारी आपकी यहाँ पे है, खास बातें यहाँ पे हैं। और ये हमने बात कर ली कि इनका विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा था। और एक मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि गांधी जी जब गांधी जी, हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वजह से गांधी जी को कहाँ पे काले झंडे या उनके खिलाफ कहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, या किस सत्र में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस सत्र में गांधी जी को काले झंडे और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, या जनता ने अपना रोष प्रदर्शित किया हुआ था। तो ध्यान रखना, वो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन क्यों आयोजित किया गया था। या ये पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकृति कौन से अधिवेशन में दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और ये भी पूछा जा सकता है वनडे एग्जामों में कि भाई वल्लभ भाई पटेल या अध्यक्ष कौन थे इसके, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। ये आपके पास में एक रूपरेखा है, फटाफट देख लेंगे ये सारी चीजें, 1, 2 और ये 3। ठीक है, काले झंडे क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए थे। और दूसरी बात थी यहाँ पे कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा पाए थे। ठीक है, बचा नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है काले झंडे ये दिखाए जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कराची सत्र में कांग्रेस का प्रस्ताव, क्या क्या कांग्रेस के प्रस्ताव आए हुए हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले सामान्य बातें, जो कि आम बातें हैं, सामान्य बातें हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने की बात को कांग्रेस ने दोहराया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया? सबसे पहली बात कि किसी भी राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने की बात को दोहराया। और यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ये योगदान को सराहा गया। और इसके बाद में दिल्ली समझौते की मंजूरी या स्वीकृति प्रदान की जाती है यहाँ पे, जो सामान्य जानकारी के तहत है। और यहाँ पे एक चीज होती है, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। लेकिन फिर भी ये सब सामान्य जानकारी के बाद भी आप देखेंगे कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन या सत्र क्यों यादगार है। ठीक है, क्यों यादगार है, ये तो सामान्य जानकारी हमने देख ली। ठीक है, प्रस्ताव उसमें दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी गई थी। और क्योंकि इसकी वजह से ही कराची सत्र का आयोजन भी हुआ है। क्या? राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने की बात की गई, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया कि ठीक है भाई, हाँ ऐसा करना चाहिए।
यादगार क्यों बनाया गया है, क्यों यादगार बनाया, इस पे हम लोग बात करते हैं। आज तक कांग्रेस के इतिहास में, क्या पूरे आप कहेंगे कि किसी भी इतिहास में इस तरह का जो सार्वजनिक तौर पर एक किसी अधिवेशन में ये सब तमाम बातें नहीं हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार या राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की बात कभी नहीं की गई थी, आज तक नहीं की गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि कराची अधिवेशन है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन है। इसको यादगार बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि आज तक आप देखेंगे भारत के इतिहास में ये पहली दफा था जब मौलिक अधिकारों से ये कांग्रेस ने दो मुख्य प्रावधान यहाँ पे लाए हुए थे। ठीक है, कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्यों यादगार बनाया गया है। इसमें सबसे पहला है, कांग्रेस पे दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्ताव को अपनाया, वो कौन कौन सा था? सबसे पहला था यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव था, और दूसरा जो था वो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध मुद्दा था। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, मौलिक अधिकारों संबंध और पहली बार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत या प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में, कौन से सत्र में और कहाँ पे ये प्रस्ताव को अपनाया गया था कांग्रेस द्वारा। ठीक है, याद करो वो जब हमने बताया हुआ था कि अब नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में तो कोई बात बन नहीं पाई थी, आपने देखा हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कैसी, उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी, लेकिन उसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात नहीं की गई थी। मौलिक अधिकारों को थोड़ी सी बात की गई थी, लेकिन वो क्या है, कांग्रेस द्वारा स्वीकारा नहीं गया हुआ था, क्योंकि तमाम सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। फिर वो जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों का प्रस्तुतिकरण किया हुआ था, तो चीजें क्या है, हौच पौच हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे कांग्रेस के इतिहास में, या भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, पहली बार ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकारों से संबंध यहाँ पे एक प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकारा हुआ है, और दूसरा जो स्वीकारा हुआ है वो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध मुद्दे को या प्रस्ताव को स्वीकारा हुआ। तो इस वजह से आप देखेंगे ये यादगार बना। यादगार क्यों बना? क्योंकि कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया, पहला मौलिक और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा अलग अलग करके देख लेंगे। मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव, इसकी मुख्य बातें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अव्यक्त एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद में आप देखेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार को के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता। इसके बाद में एक यहाँ पे और है, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। तो मित्रों ये देखो, आर्टिकल 19 जो कि इस समय हम पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, और ये भी क्या आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि किससे रिलेट कर रहा है, बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 में लिखा गया हुआ। ठीक है, तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता। ठीक है, और यहाँ पे एक जो 19 में और दिया गया है, हमने देखा हुआ चौथे नंबर पे, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समस्त समानता का अधिकार। ठीक है, कानून के समस्त समानता का अधिकार, तो इसको भी आप आर्टिकल 14 में देख सकते हैं। ठीक है, समानता या समता का अधिकार, तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल जो मौलिक अधिकार अभी आप देख लेंगे यहाँ पे, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं हम लक्ष्मीकांत में, बिल्कुल वैसा ही है। एक और यहाँ पे है कि इसको भी मौलिक अधिकार में रखा गया है कि सभी धर्मों, धर्म है, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा आ गया। ठीक है, छठे नंबर पे इसके बाद हम बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य, इसको भी मौलिक अधिकार में आप देखेंगे 21 काम में जोड़ा गया हुआ है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी की भी बात की गई है, ये भी मौलिक अधिकार है। और इसके बाद में आप देखेंगे अल्पसंख्यक या तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी बता रही है। तो ये सारे के सारे आप संविधान में पढ़ते हैं, जो इस समय एक्चुअल का संविधान पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लीजिए फटाफट। अव्यक्त एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ में चुनाव की स्वतंत्रता,
सभा एवं सम्मेलन करने की आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता की बात कर दी है, उसके अधिकार की स्वतंत्रता यहाँ पे या समानता का अधिकार। इसके बाद में सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, अल्पसंख्यक एवं विभिन्न भाषाई या कह सकते हैं विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की या राज्यों की संस्कृति भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपको मुद्दे जो मौलिक अधिकारों से संबंध है प्रस्ताव में, वो मुद्दे देखने को मिले। तो ये सारी खास बातें थी जो आपके सामने है। ठीक है, सारी की सारी यहाँ पे बातें आगे बार पढ़ेंगे जाके, रटेंगे इसको। ठीक है, रट्टा मारे, उसे रटने की जरूरत तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि आप मौलिक अधिकारों को जैसे आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुल मिला के 8 है। एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात हम करें तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव, और इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी एक बार देख लेंगे फटाफट। पहला है लगान और माल गुजारी में उचित कटौती। ठीक है, लगान और माल गुजारी में उचित कटौती, जो लगान दिया जाता था उस पर कटौती की बात कर रहा है। कटौती मतलब पूरी कटौती नहीं, उचित कटौती की बात कर रहा है, जो मतलब एक जायज हो। अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्त करना, मतलब जिससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, लगान मतलब उससे क्या है, उस पर लगान नहीं लगानी चाहिए। होता क्या था भाई, आप देखो उसमें बोला गया था कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप इसमें खोद के निकालो, कुछ भी करो, आप अपने फसल उगाओ या ना उगाओ, हमें क्या लगान चाहिए। तो यहाँ पे जो अलाभकारी जोते थी, जो खेत थे, हाँ, उनको लगान से मुक्ति यहाँ पे। तो ये बात है जो कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में संबद्ध की गई है। और एक तीसरे नंबर पे जो बात है वो है किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण। ठीक है, इस टाइम बड़ी बात थी, बहुत बड़ी संख्या में सूदखोर थे। हाँ, सूदखोर थे। सूदखोर मतलब आप समझते हैं, जो कि अ, भारी ब्याज पे पैसा देते थे, जाके काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो यहाँ पे सूदखोरों का जो बिचौलिए थे या सूदखोर आप कह सकते हो, उन पर नियंत्रण की बात कर रहा है। किसानों को कर्ज से राहत बोला गया कि भाई किसानों को कर्ज में राहत दी जाए थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा सा कम टैक्स वैक्स लगा के उनको जो है क्या किया जाए, राहत दी जाए या उनको कर्ज दिया जाए। एक चौथे नंबर पे जो बात है वो देखिए कि मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें और महिलाएं, जो महिला मजदूर हैं, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये बात दोहराई गई। इससे पहले भी बातें की गई यहाँ पे कि भाई घंटे और कम किए जाए कि नहीं किए जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तों की बात की गई है, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके बीमा को लेके, ये यहाँ पे बेहतर सेवा शर्तें, उनकी जो एक तरह से परमानेंट जो सैलरी है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी की बात की गई है। दूसरा, महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात की गई है। उन पे मतलब कोई कह सकते हैं कि ये अब्यूज ना हो, कोई तरह शोषण ना किया जाए उनका। ठीक है, सेक्सुअली हरास ना किया जाए, तो इस तरह की बातें वहां पे की गई। काम के नियमित घंटे, मतलब एक आप प्लॉट बना लीजिए कि 10 घंटे काम लेना या 12 घंटे, तो यहाँ पे काम के नियमित घंटे की बात की गई है। जो कि आप देखेंगे इस टाइम राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की बहुत बेहतर काम है इस समय का, अभी तक का जो है सबसे बेहतर काम है। दूसरा इसमें और देखेंगे पांचवें नंबर पे, सॉरी हाँ, पांचवें नंबर पे मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता के साथ साथ ये भी था कि भाई इन पे जैसे क्रूरता दिखाई गई थी, दमन चक्र चलाया गया, तो वो सब नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई, कम से कम वो बात रख सकें। अपने यूनियन के नेता लीडर के साथ में जो वो जाके जो मजदूर जो मतलब अपने मालिक, जो उनके मालिक थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनसे बातचीत कर सकते हैं बिचौलिए के तौर पे। तो यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, एक और है कि प्रमुख उद्योगों परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। ठीक है, ये भी एक खास बात है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रमुख उद्योग परिवहन खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वादा किया करना चाहिए। आपको क्या वादा करना चाहिए कि भाई जो ये प्रमुख उद्योग हैं वो हम मतलब उनका निजीकरण नहीं करेंगे, परिवहन और खदानों को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें कि निजीकरण नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लिए, माल गुजारी,
टैक्सेशन, लगान में उचित कटौती। दूसरा, जिस जोत पे काम नहीं हो रहा है, जिस पे खेती नहीं हो रही, मतलब जैसे पैदावार अच्छी नहीं है, उसी उन खेतों को क्या किया जाए, लगान मुक्त कर दिया जाए। किसानों को कर्ज में राहत, मतलब कम इंटरेस्ट पे उनको क्या है, कर्ज दिया जाए, कम ब्याज पे। और सूदखोरों पर नियंत्रण किया जाए, जो कि उच्च ब्याज पे क्या किया जा रहे थे, अपना पैसा देते थे किसानों को या गरीबों को। फिर उनकी जब पैसा नहीं दे पाते तो क्या करते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। तो इसको, उस पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसके बाद में चौथे नंबर पे आपने देख लिया हुआ है, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, जॉब सिक्योरिटी की बात की जा रही है, महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात की जा रही है, उन पर यौन शोषण ना हो, वगैरह वगैरह, और नियमित घंटे कर दिए जाएं। मजदूरों और किसानों को यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि भाई ये स्वतंत्रता यहाँ पे, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पे, ठीक है। किसी माध्यम से वो क्या है, मालिक के साथ में नेगोशिएशन कर सकें, बातचीत कर सकें, अपनी बात बात पहुंचा सकें। और अंत में आपने देख लिया हुआ है, प्रमुख उद्योग परिवहन खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण से में रखने का वादा, कि इनका निजीकरण ना किया जाए। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अंत में और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, कराची सत्र के अंत में कुछ खास बातें देखते हैं। मित्रों, पहली बात यहाँ पे क्या है, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया हुआ है यहाँ पे, पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया है। और आपने देखा हुआ है कि जो दो प्रस्ताव, मुख्य प्रस्ताव इसने पारित किए हुए हैं, पहला मूल अधिकार और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक सुधार की जो बात हो रही है यहाँ पे, कार्यक्रम की बात हो रही है। इन दो सुधारों से, या कह सकते हैं दो मुख्य प्रस्ताव से, कांग्रेस ने ये बता दिया हुआ था कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, ठीक है। उसमें पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया है और घोषित किया कांग्रेस ने घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि मूल अधिकारों के साथ साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों जैसे प्रस्ताव भी पारित किए हुए थे, ठीक है। तो ये मुद्दे साफ साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने कराची सत्र में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो मुद्दों से आप आइडिया लगा सकते हैं, कौन कौन से दो मुद्दे हैं। पहला तो आपने देख लिया हुआ है, कौन सा, मूल अधिकार से संबंधित मुद्दे। दूसरा आपने देख लिया हुआ है राष्ट्रीय आर्थिक योजना से संबंधित मुद्दे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा कि कांग्रेस का वो कौन सा पहला अधिवेशन था अब तक के, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। तो मित्रों, वो कराची सत्र है, कराची अधिवेशन है, जहां पे आप देखेंगे कि इसको पहली बार परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे बात हो गई खत्म। नेक्स्ट हम थोड़ा नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में निरंतर बरकरार रहा। तो आप फटाक से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके दोनों प्रस्ताव, जो कि मूल, जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, और दूसरा आर्थिक योजना से संबंधित, ठीक है। तो मित्रों, ये यहाँ पे था कि कराची सत्र में क्या क्या हुआ, हमने बातें सारी देख ली हुई है, क्यों लगाया गया था, क्या क्या चीजें हुई थी, इस पे हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। कल जो हम लोग बात करेंगे, ये चीज यहीं पे खत्म होती है, ये चीज क्या है, यहीं पे खत्म होती है। और आप लोग इसको, इसमें रजिस्टर होते रहिए। 20-21 तारीख को फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं अनअकैडमी समिट 2.0 होने वाला है। इसमें स्पीकर्स आप देख लीजिए, तमाम सारे स्पीकर्स हैं, IAS, IPS, और क्रिकेटर, और राजनीतिक, तमाम सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट दिखेंगे। तो आप लोग इनके ये स्पीकर है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन होते रहिए, रजिस्टर होते रहिए। मित्रों, इसको लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। AMR10 कोड यूज करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट पाएंगे। PDF चाहिए तो आप यहाँ से डिमांड कर सकते हैं, Unacademy_अमित कपूर, ठीक है। ये फ्री रहेगी PDF, ओके। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से मस्त रहिए। और अभी क्लासेस होने वाली हैं 12 बजे,
12 बजे क्लास करंट अफेयर की नहीं है, यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है। राम शरण शर्मा और इंडियन पॉलिटी ये 4 बजे होएगी। इसके बाद में ये यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हमने ज्योग्राफी कर रखा हुआ है। तो मतलब टाइम एक देख लो, 10 बजे होती है, एक तो 12 बजे होती है, एक 2 बजे, एक 4 बजे। तो आप लोग इसमें भी आ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है आपके लिए, ठीक है। कल जो हम लोग बात करने वाले, एक बार देख लेते हैं कल हम लोग कौन सी बात करने वाले हैं, उस पर भी हमें थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। कल जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा का द्वितीय चरण, ठीक है? इस पर हम कल बात करेंगे। नमस्कार, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारी क्लास है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग वहां पे आ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।